प्यारे साथियों नमस्कार। बहुत सब स्वागत है आप सभी का। आज मैं और आप मिलकर बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 1, 18वीं सदी का भारत, मुग़ल साम्राज्य का पतन। तो दोस्तों 18वीं सदी का भारत को हम समझेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि मुग़ल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्या कारण थे। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। मुग़ल साम्राज्य का पतन महान मुग़ल साम्राज्य का करीब 2 सदियों तक अपने समय के अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मुग़ल साम्राज्य का पतन और विघटन हो गया। मुग़ल बादशाहों ने अपनी सत्ता और महिमा को खो दी और उनका साम्राज्य दिल्ली के इर्द गिर्द ही कुछ वर्ग मील तक सीमित रह गया। अंत में 1803 में दिल्ली पर भी ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया तथा प्रतापी मुग़ल बादशाह एक विदेशी ताकत का पेंशन याफ्ता होकर रह गया। तो 1803 दोस्तों 1803 में मुग़ल साम्राज्य ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। आपको पता है कि 1803 में मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय का शासन चल रहा था। उस टाइम पे ब्रिटिश साम्राज्य ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। साम्राज्य की ताकत, एकता औरंगजेब की लंबी और कठोर शासन के दौरान डगमगा गई। फिर भी उसकी अनेक नुकसानदेह नीतियों के बावजूद 1707 में उसकी मौत के समय मुग़ल प्रशासन बहुत कुशल तथा मुग़ल फौज काफ़ी ताकतवर थी। इसके अलावा देश में मुग़ल राजवंश की इज्जत भी कायम थी। औरंगजेब की मौत और उसके 3 बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र बहादुर शाह विजयी रहा। यह विद्वान, आत्मगौरव से परिपूर्ण और योग्य था। उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। इस बात के सबूत मिलते हैं कि औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीतियों तथा कदमों में से कुछ को उसने बदल दिया। उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाया। उसके शासनकाल में मंदिरों को नष्ट नहीं किया गया। आरंभ में उसने आमेर और मारवाड़ के राजपूत राज्यों पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की। इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बिठाने की और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुग़ल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिशें की। उसने आमेर और जोधपुर शहरों में फौजी डेरा जमाने की कोशिश भी की, किंतु इसका कड़ा प्रतिरोध हुआ। शायद इसी वजह से उसने अपनी गलत कार्रवाई का एहसास हुआ। उसने दोनों राज्यों से तुरंत ही समझौता कर लिया। वैसा समझौता उदारतापूर्ण नहीं था। राजा जय सिंह और राजा अजित सिंह को अपने राज्य तो फिर से मिल गए, परंतु उच्च मंसूबों तथा मालवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदारों के ओहदे की उनकी मांग नहीं मानी गई। मराठा सरदारों के प्रति उसकी नीति ऊपरी तौर पर भी मेल मिलाप की थी। उसने उन्हें दक्कन की सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया, मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया। इसलिए ये पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। बहादुर शाह ने साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना। इस प्रकार उसने मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने को छोड़ दिया। नतीजा यह
हुआ कि शाहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे और दक्कन अव्यवस्था का शिकार बना रहा। जब तक मराठा सरदार आपस में और मुग़ल सत्ता के खिलाफ लड़ते रहे, तब तक शांति और व्यवस्था फिर से कायम नहीं हो सकी। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए, परंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद किया तथा बादशाह ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया और विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व खुद किया। विद्रोहियों ने जल्द ही सतलुज और यमुना के बीच के लगभग सारे क्षेत्र पर नियंत्रण जमा लिया। इस प्रकार वे दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में पहुंच गए। यद्यपि बादशाह लोहगढ़ तथा अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर कब्जा जमाने में सफल हो गया, फिर भी सिखों को दबाया नहीं जा सका और 1712 में उन्होंने लोहगढ़ वापस ले लिया। लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल एक निष्ठावान सामंत बना रहा। बादशाह ने जाट सरदार चूड़ामन से भी दोस्ती कर ली। चूड़ामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की हालत और भी बिगड़ी। बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने तथा पदोन्नति करने के फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी खराब हो गई। शाही खजाने में 1707 में करीब 13 करोड़ रुपए की रकम ही रह गई थी। उसके शासनकाल में शाही खजाने में जो कुछ रकम बची थी वह खत्म हो गई। साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था उनका समाधान बहादुर शाह टटोल रहा था। समय मिलता तो शायद वह शाही किस्मत को फिर जगा पाता। दुर्भाग्यवश 1712 में उसकी मौत ने साम्राज्य को एक बार फिर गृह युद्ध में फंसा दिया। इस गृह युद्ध और बाद के उत्तराधिकार संबंधी लड़ाइयों के दौरान मुग़ल राजनीति में एक नया तत्व आ गया। पहले सत्ता के लिए संघर्ष फिर शहजादों के बीच होते थे तथा सामंत प्रत्याशियों को गद्दी हथियाने में मदद दे देते थे, परंतु अब महत्वाकांक्षी सामंत सत्ता के सीधे दावेदार बन गए और गद्दी हथियाने के लिए शहजादों का इस्तेमाल वे महज कठपुतली के रूप में करने लगे। बहादुर शाह की मौत के बाद जो गृह युद्ध हुआ उसमें उसका एक कम काबिल बेटा जहांदार शाह विजयी रहा, क्योंकि उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फ़िकार खां का समर्थन मिला। जहांदार शाह एक कमज़ोर और पतित शहजादा था। उसमें सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी थी। जहांदार साहब के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ जुल्फ़िकार खां के हाथों में था। तो जुल्फ़िकार खां बहुत योग्य और कर्मठ था। जुल्फ़िकार खां वजीर बन गया था। उसका ख्याल था कि दरबार में अपनी सत्ता को मजबूत बनाने तथा साम्राज्य को बचाने के लिए जरूरी है कि राजपूत राजाओं तथा मराठा सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए जाएं और हिंदू सरदारों के साथ आम तौर से मेल मिलाप हो। इसलिए उसने तेज़ी से औरंगजेब की नीतियां बदल दी। घृणित जजिया कर को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि जो जजिया कर है इसने जुल्फ़िकार खां ने ख़त्म कर दिया था। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा दोस्तों। और ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा कि मराठा सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संयम संबंध कायम किए। उसने तेज़ी से औरंगजेब की नीतियां बदल दी। आमेर के
जय सिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई की पदवी दी और उन्हें मालवा का सूबेदार बना दिया। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की गद्दी दी गई और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। जुल्फ़िकार खां ने पहले की उस गैर व्यवस्था की पुष्टि कर दी जो दक्कन में उसके सहायक दाऊद खां पन्नी ने 1711 में मराठा राजा शाहू के साथ में की थी। इस व्यवस्था के अनुसार मराठा शासक को दक्कन की चौथ और वहाँ की सरदेश मुखी इस शर्त पर दे दी गई कि उनकी वसूली मुग़ल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। तो जुल्फ़िकार खां ने चूड़ामन जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ भी मेल मिलाप कर लिया। केवल बंदा और सिखों के प्रति उसकी दमन की नीति जारी रही। तो दोस्तों, ये जो जुल्फ़िकार खां था, जहांदार शाह का वज़ीर, इसने उसके जहांदार शाह के शासन के लिए बहुत अच्छा काम किया था। इसे हमें याद रखना होगा। उसने राजपूत राजाओं से, मराठा सरदारों से और दक्षिण की जो रीति थी उसको इस प्रकार व्यवस्थित किया कि जहांदार शाह को शासन करने में बहुत ही सहूलियत प्राप्त हुई। उसने केवल बंदा और सिखों के प्रति उसने दमन की नीति जारी रखी। इसके अलावा उसने सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए। तो जुल्फ़िकार खां की इन बातों को हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों। अब आगे जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि को भी उसने रोक दिया। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण होगा कि उसने जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि को रोक दिया है। ये काम जो बहादुर शाह प्रथम के समय पे जो चल रहा था, उसने जो एक गलती की थी उसको जुल्फ़िकार खां ने बदल दिया था और जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि को उसने रोक लगाने का काम किया। तो जुल्फ़िकार खां ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। इससे क्या हुआ कि खजाने की जो वित्तीय हालत थी उसको सुधारने में इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई। उसने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। अब देखो दोस्तों, ये एक गलत प्रवृत्ति जो इजारा है इसको इसने बढ़ावा दे दिया। जैसा टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत था, उसी तरह निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले सरकार ने इजारेदारों, लगान के ठेकेदारों और बिचौलियों के साथ यह करार करना आरंभ कर दिया। दोस्तों, वे सरकार को एक निश्चित मुद्रा राशि दें, मगर किसानों से जितना लगान वसूल कर सके उतना करने के लिए उन्होंने आज़ाद छोड़ दिया। बस यहीं से शुरुआत हो जाती है दोस्तों कि इजारेदार और जो बिचौलिया होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, वो किसानों को बहुत ही सताते हैं, उनका शोषण करने लगते हैं। इससे यहीं से इनकी शुरुआत होती है और किसानों का ये उत्पीड़न करते हैं। इससे क्या हुआ, अनेक शाही सामंतों ने जुल्फ़िकार खां के विरुद्ध षड्यंत्र किया। एक तरफ जुल्फ़िकार खां ने बहुत अच्छा काम किया और दूसरी तरफ उसने किसानों का उत्पीड़न करने के लिए इजारेदारी जो व्यवस्था थी उसको चालू किया। तो उसके खिलाफ़ जब उसने अच्छे काम किए तो अनेक जो शाही सामंत होते हैं ये जुल्फ़िकार खां के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगते हैं। इससे भी बुरी बात यह हुई कि बादशाह ने अपना विश्वास और सहयोग पूरी तरह से नहीं दिया। यही सबसे बड़ी बात होती है कि जुल्फ़िकार खां को बादशाह के प्रति जो राज्य के प्रति
राज्य के प्रति, जो देश के प्रति जो जुल्फ़िकार खान ने अच्छे काम किए थे, उसी के बदले उसको जो बादशाह होता है उसका उसको विश्वास और सहयोग पूरी तरह से नहीं मिलता है। दोस्तों, बेईमान कृपा पात्र लोगों ने जुल्फ़िकार खान के खिलाफ़ बादशाह के कान भरे। उसने कहा कि उसका वजीर बहुत ही ताकतवर और महत्वाकांक्षी होता जा रहा है। ये षड्यंत्र सबसे खतरनाक साबित हुआ जुल्फ़िकार के लिए। वह खुद बादशाह का तख्ता पलट कर सकता है। बस यही बादशाह के खिलाफ़ कान भरने का सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है। कायर बादशाह की हिम्मत नहीं हुई। ताकतवर वजीर, जो बादशाह था वो कायर था, उसमें हिम्मत नहीं हुई ताकतवर वजीर को बर्खास्त करने की, मगर उसने गुप्त रूप से वजीर के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। स्वयं प्रशासन के लिए उसने इससे बढ़कर विध्वंसकारी कार्य और कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, उसे विश्वास नहीं रहा। जुल्फ़िकार खां इस कदर ताकतवर बन गया था कि उसे हटाने की हिम्मत तक नहीं हुई जहांदार शाह की, और उसने एक षड्यंत्र रचना शुरू की। इससे ज़्यादा विध्वंसकारी कार्य कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, शासन प्रशासन के लिए जहांदार शाह का यशहीन शासन जल्द ही जनवरी 1713 में आगरा में उसके अपने भतीजे फर्रुखसियर के हाथों हार जाने पर समाप्त हो गया। तो जहांदार शाह को फर्रुखसियर ने जनवरी 13 में आगरा में उसके अपने भतीजों के हाथ से हार जाने पर उसका शासन जो है समाप्त हो जाता है। अब फर्रुखसियर जो घृणित कायर के नाम से जाना जाता है आगे चलकर, और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की पदवी दी जाती है। लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर को घृणित कायर की पद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, फर्रुखसियर अपनी जीत सैयद बंधु होते थे। एक का नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ये नामों को दोस्तों याद रखना होगा आपको। ये नाम कभी कभी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ये किंग मेकर की भूमिका में आते हैं मुग़ल शासन में, और इनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधुओं को, जो सैयद बंधु होते हैं, ये किंग मेकर की भूमिका में काम करते हैं। दोस्तों, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां 12 के कारण मिली। ये लोग जो है जहांदार शाह फर्रुखसियर को इन्होंने मुग़ल काल में फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाने के लिए सैयद बंधुओं का बहुत बड़ा हाथ रहा। हुसैन अली खां को मीर बख्शी का, तो इसके बाद हुसैन अली खां जो था सैयद बंधु भाइयों में, हुसैन अली खां जो था उसको मीर बख्शी का पद होता है उसे ओहदा मिला। जल्द ही राजकाज में दोनों भाइयों का बोलबाला हो गया। फर्रुखसियर में शासन करने की क्षमता नहीं थी। वह कायर, क्रूर, अविश्वसनीय और बेईमान था। इसके अलावा वह नालायक मुहल्लकों लोगों और चापलूसों की असर में आ जाता था। अपनी कमजोरियों के बावजूद फर्रुखसियर सैयद बंधुओं को बेरोक टोक काम करने के लिए तैयार नहीं था। अपनी कमजोरियों के बावजूद फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के बेरोक टोक काम करने देने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह अपनी
व्यक्तिगत सत्ता का कायम करना चाहता था। दूसरी ओर सैयद बंधुओं का पक्का विश्वास था कि केवल उसके हाथों में वास्तविक सत्ता है। सैयद बंधु ये सोचते थे कि वास्तविक सत्ता उनके हाथों में है और बादशाह के नाम मात्र शासक होने पर ही प्रशासन का ठीक ढंग से चलाया जा सकता है। वो ये सोचते थे कि अगर बादशाह नाम मात्र का प्रशासक होगा तो वास्तविक सत्ता उनके हाथों में है। इसी प्रकार से प्रशासन को ठीक ढंग से चलाया जा सकता है। ये सोच सैयद बंधुओं की थी। सैयद बंधु ये सोचते थे कि बादशाह यदि नाम मात्र का होगा तो प्रशासन ठीक ढंग से चलाया जा सकता है, साम्राज्य का अपकर्ष रोका जा सकता है और अपनी स्थिति को सुरक्षित रखी जा सकती है। इस तरह से बादशाह फर्रुखसियर और उसके वजीर तथा मीर बख्शी के बीच सत्ता के लिए एक लंबा संघर्ष आरंभ हो गया। दोस्तों, मीर बख्शी के पद पर कौन था दोस्तों? सैयद बंधु का जो मीर अली था वो मीर बख्शी के पद पर था और फर्रुखसियर उसके वजीर मीर बख्शी के बीच सत्ता के लिए एक लंबा संघर्ष आरंभ हो गया। सालों तक कृतघ्न बादशाह ने दोनों भाइयों को उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र किया मगर हर बार असफल रहा। आखिरकार सैयद बंधुओं ने 1719 में उसे गद्दी से उतार दिया और मार डाला। किसको? फर्रुखसियर को। उसकी जगह उन्होंने बारी बारी से जल्दी जल्दी 2 युवा शहजादों को गद्दी पर बिठाया जो क्षय रोग से मर गए। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी जो 2 बादशाह और आए थे उनको उन्होंने बिठाया और जल्दी जल्दी बिठाया। वो लोग जो है क्षय रोग है उससे मर गए। तब सैयद बंधुओं ने 18 वर्षीय मोहम्मद शाह जो रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है उसको हिंदुस्तान का बादशाह 1919 से 1948 तक जो शासन करता है उसको बिठाया। दोस्तों, रंगीला बादशाह को उन्होंने मोहम्मद शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। फर्रुखसियर के तीनों उत्तराधिकारी सैयद बंधुओं के हाथों की कठपुतली मात्र थे। यहाँ तक कि लोगों से मिलने जुलने और घूमने फिरने की उनकी व्यक्तिगत आज़ादी पर भी नियंत्रण था। इस प्रकार 1713 से 1720 में उनके उखाड़ फेंके जाने तक राजकीय प्रशासन में सैयद बंधुओं की चलती रही। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनका विश्वास था कि देश के राजकाज में हिंदू सरदारों और सामंतों को मुसलमान सामंतों के साथ मिलाकर ही हिंदुस्तान का शासन सुव्यवस्थित रूप से चल सकता है। तो दोस्तों, ये सोच भी इनकी बहुत अच्छी रही। ये सोच भी दोस्तों इनकी बहुत अच्छी रही। ये सोच, लेकिन इनकी सोच ज़्यादातर कारगर साबित नहीं हुई। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनका विश्वास था कि देश के राजकाज में हिंदू सरदारों और सामंतों को मुसलमान सामंतों के साथ मिलजुल कर हिंदुस्तान का शासन सुव्यवस्थित रूप से चल सकता है। उन्होंने राजपूतों, मराठों और राठों के साथ मेल मिलाप कर उनका इस्तेमाल फर्रुखसियर और प्रतिद्वंदी सामंतों के खिलाफ करने की कोशिश की। किसने की? सैयद बंधुओं ने। तो इन लोगों में फर्रुखसियर के विरुद्ध इन लोगों ने सैयद बंधुओं ने षड्यंत्र किया और प्रतिद्वंदी सामंतों के खिलाफ करने की कोशिश की। राजपूतों, मराठों, जाटों को उन्होंने फर्रुखसियर की गद्दी पर बैठते ही जजिया कर तुरंत ख़त्म कर दिया। दोस्तों, ये पॉइंट एक तो पहले किया था जुल्फ़िकार खान ने जहांदार शाह के शासन में, और फिर उन्होंने सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर के टाइम जजिया कर तुरंत बैठते ही ख़त्म कर दिया था। दोस्तों,
इसी प्रकार कई स्थानों में तीर्थयात्री कर भी उन्होंने हटा दिया था। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जय सिंह तथा अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। और उन्होंने जाट सरदार चूड़ामन सरदार जो भरतपुर का शासक था, इसकी भूमिका बहुत अहम होती है दोस्तों। आधुनिक मुग़ल काल में चूड़ामन एक शक्तिशाली राजा था। इसके साथ सभी लोग दोस्ती करना चाहते थे, तो उन्होंने भी दोस्ती की। अपने प्रशासन के बाद ये वर्षों में राजा साहू को शिवाजी का स्वराज तथा दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार देकर उसके साथ समझौता कर लिया। बदले में साहू को उन्होंने 15,000 घुड़सवारों के साथ दक्कन की समर्थन देने को तैयार हो गए। इस तरह से सैयद बंधुओं ने बगावतों को दबाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया। सैयद बंधुओं ने बगावतों को दबाने और साम्राज्य को प्रशासनिक बिखराव से बचाने के लिए जोरदार प्रयास किए। इन कार्यों में मुख्य रूप से वे इसलिए विफल रहे कि उन्हें निरंतर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, झगड़ों और दरबारी षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। इस तरह से वो विफल प्रयास हो गया उनका। विफल रहे क्योंकि उन्हें निरंतर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, झगड़ों और दरबारी षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। सैयद बंधुओं को शासक क्षेत्रों में निरंतर चलने वाले वैमनस्य ने प्रशासन को सभी स्तरों पर अव्यवस्थित ही नहीं किया, बल्कि ठप भी कर दिया। राज्य की वित्तीय स्थिति तेजी से भी खराब हो गई, क्योंकि जमींदारों और बगावती तत्वों ने भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया। अफसरों ने राजकीय आमदनी का गबन कर लिया। इजारा व्यवस्था के प्रसार के कारण केंद्रीय आय कम हो गई। इजारा वही व्यवस्था थी दोस्तों जिसमें जहादार शाह के समय जुल्फ़िकार खान ने ठेका और जो ज़मींदार लोग होते हैं किसानों से कर वसूलने के लिए उनको इजारेदारी व्यवस्था शुरू की थी। इस इजारेदारी व्यवस्था ने इतना गलत काम किया किसानों के साथ कि उनकी पूरी आर्थिक स्थिति खराब कर दी। और ये ज़मींदार लोग जो है भू राजस्व अदा नहीं करते थे। जो राजस्व खजाना होता था, केंद्र का जो खजाना होता था, जो राजा का, बादशाह का, उसमें ये टैक्स जमा करने से इनकार कर देते थे। इन्होंने करते नहीं थे, इसलिए केंद्रीय आय जो थी बिल्कुल कम हो गई थी। फलस्वरूप अफसरों और सैनिकों की तनख्वाह नियमित रूप से नहीं दी जा सकी। फलस्वरूप सैनिकों में अनुशासनहीनता फैल गई, यहाँ तक कि विद्रोह होने लगे। यद्यपि सैयद बंधुओं ने सभी प्रकार के सामंतों से मेल मिलाप और दोस्ती करने की जोरदार कोशिश की, लेकिन निज़ाम उल मुल्क और उसके पिता के रिश्ते के भाई मोहम्मद अमीन खां के नेतृत्व में सामंतों का एक शक्तिशाली गुट उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। ये सामंत दोनों भाइयों से उनकी बढ़ती हुई ताकत के कारण ईर्ष्या करते थे। फर्रुखसियर के गद्दी से हटाए जाने और मार दिए जाने से अनेक सामंत भयभीत हो गए थे। अगर बादशाह को मारा जा सकता है तो सामंतों के लिए क्या सुरक्षा है। इसके अतिरिक्त बादशाह की हत्या ने दोनों भाइयों के खिलाफ जनता में घृणा की एक लहर पैदा कर दी। सॉरी दोस्तों, लोग उन्हें विश्वासघाती के रूप में देखने लगे और नमक हराम कहने लगे। औरंगजेब के ज़माने में अनेक सामंत भी सैयद बंधुओं की राजपूत और मराठा सरदारों के साथ दोस्ती तथा हिंदुओं के प्रति उदार नीति को नापसंद करते थे। इन सामंतों ने घोषणा की कि सैयद बंधु मुग़ल विरोधी और इस्लाम विरोधी नीतियां अपना रहे हैं। अतः उन्होंने मुग़ल सामंतों में जो धर्मांध थे उन्हें सैयद बंधुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश की।
तो दोस्तों इन बातों से हमें पता चलता है कि सैयद बंधुओं के अंदर जो नीति थी वो एक टाइम पे मुग़ल बादशाह अकबर में की नीतियों जैसी लगता है कि अकबर भी इसी तरह से हिंदुओं और राजपूतों के प्रति जो नीति रखता था वही सैयद बंधुओं ने कोशिश की कुछ, लेकिन वो उन कोशिशों में नाकाम रहे और उनके जो दरबार के जो लोग थे उन्हें लगता था कि ये मुग़ल विरोधी है, इस्लाम विरोधी नीतियाँ अपना रहे हैं। उन्हें ये लगता था, अतः उन्होंने मुसलमान सामंतों में जो धर्मांध लोग जो होते हैं, धर्म में अंधे होते हैं, उन्होंने सैयद बंधुओं के खिलाफ़ उभारने की कोशिश की। सैयद बंधुओं के विरोधी सामंतों को बादशाह मोहम्मद शाह का समर्थन मिला। जो विरोधी सामंत थे उनका मोहम्मद शाह जो था उसका समर्थन मिला। वह दोनों भाइयों का नियंत्रण से अपने को मुक्त करना चाहता था। वे 1720 में छोटे भाई हुसैन अली खां को धोखे से मारने में सफल हो गए मित्रों। तो सैयद बंधुओं का जो छोटा भाई था हुसैन अली, उसको धोखे से वो लोग मारने में सफल हो जाते हैं। अब्दुल्ला खां जो बड़ा भाई था ने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर आगरा के पास उसे हरा दिया गया। इस प्रकार मुग़ल साम्राज्य पर सैयद बंधुओं का आधिपत्य जो था वो ख़त्म हो गया। इस तरह से भारतीय इतिहास में जो राजा बनाने वाले नाम से जो जाने जाते थे, राजा बनाने वाले के नाम से जो जाने जाते थे, सैयद बंधुओं का इस प्रकार से खात्मा हो जाता है दोस्तों। 1920 में इस तरह से 1720 में उनका खात्मा हो जाता है। मोहम्मद शाह का लगभग 30 साल 1719 से 1748 तक एक लंबा शासनकाल चलता है। मोहम्मद शाह का लगभग 30 साल तक 1719 से 1748 तक लंबा शासनकाल चलता है। साम्राज्य को बचाने का आखिरी मौका था। शाही सत्ता में 1707 से 1720 के काल में जिस तरह से फेरबदल हुए थे उस तरह के फेरबदल अब नहीं हुए। उसके शासनकाल के आरंभ में लोगों के बीच मुग़लों की प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक थी। मुग़ल फ़ौज, खासकर मुग़ल तोपखाने की ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। उत्तरी भारत में प्रशासन की हालत बिगड़ती हुई थी, परंतु वह अभी नष्ट नहीं हुआ था। मराठा सरदार अभी तक दक्षिण भारत तक ही सीमित थे और राजपूत राज अब भी मुग़ल वंश के प्रति वफादार बने हुए थे। कोई भी ताकतवर और दूरदर्शी शासक अपने ऊपर आने वाले खतरे के प्रति जागरूक सामंतशाही के समर्थन से स्थिति को बिगाड़ने से रोक सकता था, मगर मोहम्मद शाह ऐसा कालपुरुष नहीं था। वह दिमागी तौर पर कमज़ोर, ओझा और अय्याश था। उसने राजकाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। निज़ाम उल मुल्क जैसे काबिल वजीरों को अपना पूरा समर्थन देने की बजाय वह भ्रष्ट और नालायक चापलूसों के कुप्रभाव का शिकार बन गया। तो दोस्तों, जो निज़ाम उल मुल्क था यह निज़ाम का वजीर था। उस समय इसकी स्थिति बहुत मजबूत थी। इस पर उसने ध्यान न दे करके जो भ्रष्ट और नालायक चापलूस लोग उनके कुप्रभाव का जो शिकार बन गया तथा अपने ही मंत्रियों के खिलाफ साजिशें करने लगा। यहाँ तक कि वह अपने कृपा पात्र दरबारियों द्वारा उगाए गए घूस में हिस्सा लेने लगा। बादशाह के ढुलमुलपन तथा शक्की मिजाज और दरबार में निरंतर झगड़ों से ऊबकर उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत, तो उस समय का जो ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों, जो उस समय का जो सबसे शक्तिशाली सामंत था, ये किसका सामंत था? मोहम्मद शाह का जो सबसे शक्तिशाली सामंत था निज़ाम उल मुल्क, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा का पूर्ण करने का फैसला किया
वह 1722 में वजीर बना और प्रशासन को सुधारने के लिए उसने जोरदार प्रयास किए थे। अब उसने बादशाह और उसके साम्राज्य को उनके भाग्य के सहारे छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अक्टूबर 1724 में अपना ओहदा छोड़ दिया और दक्कन में हैदराबाद में रियासत की नींव डाली। तो दोस्तों, जो निज़ामुल मुल्क जो नाम का था वजीर, जो दिल्ली का एक बहुत शक्तिशाली सामंत था, उसने 1724 में अपनी एक स्वतंत्र रियासत दक्कन में हैदराबाद रियासत नाम की एक दोस्तों हैदराबाद रियासत की नींव डाली। 1724 में निज़ामुल मुल्क ने दक्कन में दक्षिण की ओर चला गया और बादशाह और उसके साम्राज्य को उसके भाग्य के सहारे छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करने के आधार पर 1724 में अपना पद छोड़ करके हैदराबाद रियासत की नींव डाली। 1724 याद रखना दोस्तों, निज़ामुल मुल्क 1724 में हैदराबाद रियासत की नींव डालता है, दक्षिण की ओर चला जाता है। उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। ये बात याद रखना योग्य है दोस्तों। उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन, यानी कि जो मुग़ल साम्राज्य था उसके दरबार से एक शक्तिशाली सामंत चला जाता है, ये उसके निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। यानी कि उसके मुग़ल दरबार से एक निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था दोस्तों। मुग़ल दरबार से निष्ठा और सद्गुण जो है पलायन कर जाती है दक्षिण की ओर। यहीं से मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक बिखराव यहीं से शुरू होता है दोस्तों, जब निज़ामुल मुल्क 1724 में अपना ओहदा छोड़कर दक्कन में हैदराबाद रियासत की नींव डालने के लिए जब चला जाता है, तो वास्तविक जो मुग़ल साम्राज्य का बिखराव है वो यहीं से शुरू होता है। अब अन्य शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सामंतों ने भी अर्ध स्वतंत्र रियासतें कायम करने के लिए अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। दिल्ली के बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा जाहिर करने वाले ख़ानदानी नवाबों का देश के अनेक भागों में उदय हुआ। उदाहरण के तौर पर बंगाल, हैदराबाद, अवध और पंजाब के नवाबों के नाम लिए जा सकते हैं। तो जो बंगाल है, बंगाल में अलीवर्दी खान है। बंगाल, हैदराबाद और अवध पंजाब के नवाबों के नाम लिए। हर इस तरह से इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिए। हर जगह छोटे छोटे जमींदार, राजाओं और नवाबों ने बगावत और आज़ादी का झंडा बुलंद किया। मराठा सरदारों ने उत्तर की ओर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को रौंद डाला। दोस्तों, फिर 1738-39 में नादिर शाह, जो ईरान का शासक था दोस्तों, नादिर शाह, उसने उत्तरी भारत के मैदानों पर आदम का और उसके साम्राज्य के सामने घुटने टेक दिए। 1738-39 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है। नादिर शाह अपार धन के साथ आकर्षित होता है। भारत के अपार धन के कारण भी नादिर शाह का प्रमुख जो भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था वो यहाँ की धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। नादिर शाह भारत अपने अपार वैभव के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है। निरंतर अभियानों ने फ़ारस को वस्तुतः दिवालिया बना दिया था। आज फ़ारस
आज का ईरान जो है उसको पहले फारस के नाम से जाना जाता था दोस्तों। नादिर शाह ईरान का शासक था। अपने भाड़े की फ़ौज को बनाए रखने के लिए पैसों की उसे सख्त ज़रूरत थी। भारत को लूटा गया धन इस समस्या का एक हल हो सकता था। साथ ही मुग़ल साम्राज्य की प्रत्यक्ष कमजोरी ने इस प्रकार की लूट खसूट को संभव बना दिया। जो मुग़ल साम्राज्य की प्रत्यक्ष कमजोरी थी दोस्तों, उसने इस लूट खसूट को संभव बना दिया। 1738 के अंतिम दिनों में बिना किसी विरोध का सामना किए भारतीय इलाके में घुस आया। वर्षों से उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो नादिर शाह का जो आक्रमण भारत पर होता है उसमें सबसे प्रमुख कारण यही होता है कि मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया दोस्तों। जबकि शुरू के जितने भी मुग़ल बादशाह होते थे, अकबर, यहाँ तक कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सभी ने उत्तर भारत की सुरक्षा के लिए चारों दिशाओं पर विशेष रूप से ध्यान रखा। और जब तक वो लोग थे, भारत पर किसी ने आँख उठाकर हमला करने की कोशिश नहीं की। मोहम्मद शाह ने ऐसा नहीं किया, आसानी से भारत पर आक्रमण किया और सारी भारत को लूट करके दिल्ली वो पूरी लूट करके ले जाता है दोस्तों। जब तक दुश्मन ने लाहौर पर कब्जा नहीं कर लिया तब तक खतरे को पूरी तरह महसूस नहीं किया गया। दिल्ली की सुरक्षा के लिए तब जल्दी तैयारियां की गई, मगर गुटबाजी के लिए के शिकार सामंतों ने दुश्मन को दरवाजे पर खड़ा देखकर भी एक सूत्रबद्ध होने से इनकार कर दिया। वे सुरक्षा की योजना की या सुरक्षा फौजों के सेनापति के नाम पर सहमत नहीं हो सके। फूट, अयोग्य नेतृत्व और आपसी द्वेष और परस्पर अविश्वास का परिणाम हार के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। क्या होता है, दोनों फौजों के बीच 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुकाबला होता है। आक्रमणकारी ने मुग़ल फ़ौज को जोरदार शिकस्त दी। बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया और नादिर शाह को दिल्ली की ओर बढ़ा। नादिर शाह ने शाही राजधानी के नागरिकों में भयंकर कत्ले आम का हुक्म दिया। ऐसा उसने अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए किया था दोस्तों। लोभी आक्रमणकारी ने शाही खजाने और शाही संपत्ति को हथिया लिया। उसने प्रमुख सामंतों से नजराना वसूल किया, दिल्ली के धनी लोगों को लूटा। अनुमान किया गया कि उसने कुल मिलाकर 7 करोड़ रुपए का माल लूटा। उसने अपने राज्य में 3 सालों तक बिल्कुल कोई कर नहीं लगाया। वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताउस भी ले गया। उसने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पश्चिम के साम्राज्य के इलाकों को उसे दे देने के लिए मजबूर किया। उसने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पश्चिम के साम्राज्य के इलाकों को उसे दे देने के लिए भी मजबूर किया दोस्तों। इतना करने के बाद नादिर शाह के आक्रमण ने मुग़ल साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। मुग़ल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति पहुंची तथा मराठा सरदारों विदेशी कंपनियों को साम्राज्य की छिपी हुई कमजोरी का पता लग गया। कुछ समय के लिए केंद्रीय प्रशासन को पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया। आक्रमण ने शाही वित्त व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया और देश के आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाला। बंगाल
कंगाल सामंतों ने किसानों से मनमाना लगान वसूला और उन्हें पहले से अधिक उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे वे अपनी खोई हुई दौलत वापस पा सकें। अधिक आमदनी वाली जागीरों और ऊंचे ओहदों के लिए वे पहले ही की अपेक्षा अधिक दुस्साहसपूर्वक आपस में लड़ने लगे। काबुल और सिंधु नदी के पश्चिम के इलाकों को खोकर साम्राज्य ने एक बार फिर उत्तर पश्चिम की आक्रमण को खतरा पैदा कर दिया। सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण पंक्ति लुप्त हो गई। वस्तुतः यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि नादिर शाह के चले जाने के बाद लगा कि साम्राज्य में अपनी कुछ शक्ति फिर वापस आ रही है। हालांकि उसके कारगर नियंत्रण में पहले से कम क्षेत्र रह गया था, परंतु यह पुनर्जीवन भ्रामक और सतही था। वर्ष 1748 में मोहम्मद शाह के मरने के बाद बेईमान और सत्ता की भूखे सामंतों के बीच कटु संघर्ष हुए, यहाँ तक कि गृह युद्ध भी छिड़ गया। इतना ही नहीं, उत्तर पश्चिम में सुरक्षा की व्यवस्था कमज़ोर हो जाने के कारण अहमद शाह अब्दाली के बार बार आक्रमणों से तहस नहस होता रहा। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक था। तो अहमद शाह अब्दाली जो था वो नादिर शाह का सेनापति था। उसने अपने स्वामी के मरने के बाद अफ़गानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, अब्दाली ने 1748 से 1767 के बीच उत्तरी भारत खासकर दिल्ली, मथुरा पर बार बार आक्रमण कर लूट खसोट किया। उसने 1761 में मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया और उस तरह से मराठों की महत्वाकांक्षा को बड़ा धक्का लगा। वे मुग़ल बादशाह पर नियंत्रण रखेंगे तथा देश पर आधिपत्य कायम करेंगे, मगर उसने भारत को कोई नया अफ़गान राज्य कायम नहीं किया। वह उसके उत्तराधिकारी पंजाब को भी अधिकार में नहीं रख सके। पंजाब जल्द ही सिख सरदारों के हाथों में चला गया। नादिर शाह और अब्दाली की आक्रमणों तथा मुग़ल सामंतशाही की आपसी घातक झगड़ों के कारण 1761 तक मुग़ल साम्राज्य का अस्तित्व वस्तुतः एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया। वह केवल दिल्ली का राज्य रह गया। खुद दिल्ली में रोज़ दंगे और हंगामे नजर आने लगे। महान मुग़लों के वंशज अब भारतीय साम्राज्य के लिए संघर्ष में सक्रिय हिस्सा नहीं लेते थे। सत्ता के विभिन्न दावेदारों ने पाया कि उनके नाम पर संघर्ष चलाना राजनीतिक दृष्टि से फ़ायदेमंद है। इससे मुग़ल वंश दिल्ली के नाम मात्र के सिंहासन पर बहुत दिनों तक बना रहा। शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर बैठा। वह आरंभ के सालों में अपनी राजधानी से दूर एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा, क्योंकि उसे अपने ही वजीर से जान का खतरा था। वह काबिल और भरपूर हिम्मत वाला था, मगर साम्राज्य की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसका उद्धार संभव नहीं था। उसने 1764 में बंगाल के मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों से हार जाने पर वह कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता बनकर 1772 में मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर दिल्ली लौटा। अंग्रेज़ों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर 1857 तक जब मुग़लवाद वंश अंतिम रूप से खत्म हो गया, मुग़ल बादशाह अंग्रेज़ों के लिए केवल राजनीतिक मोहरा बने रहे। मुग़ल राजतंत्र 1759 के बाद फौजी ताकत नहीं रहा, तो भी वह इसलिए बना रहा कि भारत की जनता के दिमाग पर देश की राजनीतिक एकता के प्रतीक के रूप में उसका बड़ा प्रभाव था। मुग़ल साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा यह हुआ कि उसने ब्रिटिश शासकों के लिए भारत विजय का रास्ता आसान कर दिया।
भारतीय शक्तियों के बीच में कोई भी शक्ति महान मुगलों की विरासत का दावा करने के लिए सामने नहीं आई। वे साम्राज्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से ताकतवर थी, मगर उसे एकता के सूत्र में बांधने या उसकी जगह पर कोई नई चीज़ लाने में समर्थ नहीं थी। वे ऐसी कोई नई समाज व्यवस्था नहीं बना सकीं जो पश्चिम से आने वाले नए दुश्मन के सामने टिक सके। उनमें से सब उसकी ठूंठ समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसके नेता मुग़ल थे। यह सब उनकी कमजोरियों का शिकार थी, जिन्होंने शक्तिशाली मुग़ल साम्राज्य को नष्ट कर दिया। दूसरी ओर भारत का दरवाज़ा खटखटा रहे यूरोपवासी ऐसे समाज से आए थे जिसने एक बेहतर आर्थिक व्यवस्था का विकास किया था और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफ़ी उन्नत था। मुग़ल साम्राज्य की पतन की सबसे दुखद बात यह हुई कि उसकी जगह एक विदेशी शक्ति आई, जिसने अपने हितों का ख्याल कर देश के शताब्दियों पुराने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे की जगह एक औपनिवेशिक ढांचा स्थापित किया। तो दोस्तों, हमने आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत के लिए इस चैप्टर को पूरा किया। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो या इसमें कोई कमी या खामी रह गई हो दोस्तों, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपको सुनने में बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार।